प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमारी चर्चा थी खिलजी क्रांति, जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नेतृत्व में हुई 1290 में। उसने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमर्स को हटा करके दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे खिलजी राजवंश के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करने के उपरांत दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, कहा जाता है कि दिल्ली की जनता के असंतोष को देखते हुए वह किलूगरी नामक एक स्थान है, उसी स्थान पर कई महीनों तक रहा और वो दिल्ली की जनता के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। और जैसे जैसे हालात सामान्य हुए, हालात सामान्य होने के उपरांत ही वो दिल्ली पहुंचा और वहां उसने अपना राज्यारोहण कराया। 1290 में अपने राज्यारोहण के उपरांत उसके राज्य में कई विद्रोह हुए और उन विद्रोह को यदि हम देखें तो उसने अपने कुशल नेतृत्व से, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक कुशल सेनानायक था। उसके अंदर सैन्य प्रतिभा जबरदस्त थी। कहते हैं कि बलबन के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जो कि लगातार मंगोल आक्रमण से त्रस्त थे, मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए उसे अनेकों बार भेजा भी गया था। कहते हैं कि केकूबाद के समय उसे शाइस्ता खां की उपाधि से नवाजा गया और उसे सेना का अध्यक्ष बनाया गया, आरिचे मुमालिक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में जो आरंभिक विद्रोह हुए, उन विद्रोह को उसने बड़ी कुशलता से कुचलने का कार्य किया। कहते हैं कि 1290 में जो पहला विद्रोह हुआ वो हुआ मलिक छज्जू के नेतृत्व में। मलिक छज्जू ने जिस प्रकार से बलबन के कुछ समर्थक अमीर सरदारों के साथ में मिलकर के नहीं और कुछ प्रांतपतियों के साथ में मिलकर के नहीं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के विरुद्ध जो विद्रोह किया, इस विद्रोह के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ एक सेना लेकर के नहीं इन विद्रोहियों को दबाने के लिए जो वो निकला। कहते हैं कि मलिक छज्जू और उसके अन्य साथियों को बंदी बनाकर के नहीं सुल्तान के समक्ष जब प्रस्तुत किया गया, तो यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था, बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने जब मलिक छज्जू को हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखा तो उसे मुक्त करने का आदेश दिया और उसे एक तरीके से क्षमा करते हुए उसे रिहा कर दिया। इसी प्रकार से हम देखें कि एक विद्रोह और हुआ 1291 के अंदर। यह विद्रोह था सिद्दी मौला का विद्रोह। सिद्दी मौला के विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि सिद्दी मौला जो थे वो एक संत, शंकरगंज नामक जो एक संत थे, उनके वो शिष्य थे और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा खान खाना चलाया करते थे। यहाँ सभी धर्मों के व्यक्ति उनके पास आते थे। कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के कुछ विरोधी अमीर सरदारों ने मिलकर के नहीं इस षड्यंत्र को अंजाम दिया और सिद्दी मौला के साथ में पूर्ववर्ती जो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जो पुत्री थी, उसका विवाह सिद्दी मौला के साथ में कर दिया गया। और यहाँ ये योजना बनाई गई कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को सत्ता से हटाने के पश्चात सिद्दी मौला को दिल्ली के तख्त पर बिठाया जाएगा। कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला तो उसने इस विद्रोह को कुचला और यहाँ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जो उदार नीति है, वो उदार नीति यहाँ कठोरता की नीति के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब एक तरफ वो उदारवादी नीति का परिचय देता है, लेकिन यहाँ वो कठोरता की नीति का परिचय देते हैं। कहते हैं कि जितने भी विद्रोही थे उन विद्रोहियों को सबको उसने मौत के घाट उतार दिया और सिद्दी मौला को उसने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। बर्नी लिखता है कि सिद्दी मौला की हत्या के बाद में जिस तरीके का अंधकार
आया और जिस तरीके की बिजली कड़की, ये अल्लाह का एक कहर था। कहते हैं कि सिद्दी मौला के विद्रोह के उपरांत यहां हम बात करें तो 1291 के अंदर उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई, जिसे कहा जाता है कि रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर जो कि दिल्ली के समीप एक किला है और ये किला अजयी माना जाता है। इस दुर्ग का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसलिए कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस किले का घेरा कई दिनों तक डाले रखा, लेकिन उसे कोई यहां सफलता नहीं मिली और अंत में इस किले का घेरा उठाते हुए वो ये कहते हुए उठाता है कि ऐसे 10 किले तो वह मुसलमानों के एक बाल पर न्यौछावर कर सकता है। इस प्रकार से खिलजियों की यहाँ एक पहली ये पराजय देखने को मिलती है कि रणथंभौर का जो ये दुर्ग था, जिसके बारे में पहले से उल्लेखित है कि ये अजयी दुर्ग था, जिसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसे जीत नहीं पाया। 1292 के अंदर जो एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ घटती है, कहा जाता है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर जिस तरीके से मंगोल नेता हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो लगभग 1.5 लाख की सेना ने जो आक्रमण किया, उस आक्रमण को दबाने के लिए नुसरत खां जैसे सेना नायकों के साथ में जलालुद्दीन खिलजी की सेना इस आक्रमण का सामना करने के लिए गई और मंगोल सैनिकों को जिस तरीके से पराजित किया गया और हजारों की तादाद में मंगोल सैनिकों को बंदी बना लिया गया और सुल्तान के समक्ष उन्हें पेश किया गया। यहाँ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उदारता की नीति का एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इन मंगोल सैनिकों के समक्ष और सेना नायक के समक्ष एक शर्त रखी और वो शर्त थी, यदि वो हिंदुस्तान में रहना चाहें तो उन्हें रहने के लिए जगह दी जाएगी। और इतना ही नहीं, उसने अपनी पुत्री का विवाह मंगोल सेना नायक के साथ भी कर दिया और मंगोल सेना नायक के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करने के उपरांत उसने दिल्ली के अंदर मंगोल सैनिकों को जगह दी। इन मंगोल सैनिकों के द्वारा इस्लाम को अंगीकार कर लिया गया। कहने का अभिप्राय कि मंगोलों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। कालांतर में ये मंगोल सैनिक जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, ये 9 मुसलमान सैनिक कहलाए। ये एक अनुपम उदाहरण था कि दिल्ली में उनको रहने के लिए जगह दी गई। आज वो जगह दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के नाम से जानी जाती है। 1292 की इस घटना के बाद में हम जो सबसे महत्वपूर्ण घटना और जो देखते हैं वो थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देवगिरी विजयी अभियान, जिसका श्रेय जाता है उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा और दामाद था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता के इंतकाल के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ही उसे अपने साथ रखा और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और उसे सुल्तान बनने के उपरांत कड़ा व माणिकपुर का सूबेदार बनाया। यहाँ एक तरफ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली में अपने विद्रोहियों से निपटने में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ यहाँ हम देखें 1294 के अंदर जी अपनी विजय यात्रा को प्रारंभ कर चुका था। 1294 में जी ने भिलसा पर आक्रमण किया और भिलसा को जिस तरीके से उसने लूटा और लूटने के उपरांत उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी यहीं से उसे प्राप्त हुई। कहते हैं कि उसे ये जानकारी मिली कि दक्षिण भारत के अंदर एक राज्य है देवगिरी, यदि इस राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करे तो यहाँ से उसे अथाह धन अथाह संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा में जो ये जानकारी उसे प्राप्त हुई, इसके उपरांत उसने देवगिरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कहते हैं कि
खिलजी वंश का इतिहास, जिसका लेखक हैं के.एस. लाल। के.एस. लाल ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की जो विजयी अभियान थी उसके संबंध में बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो इस दरमियान उसने जिस तरीके की योजना को रूप प्रदान किया, कहते हैं कि उसने अपने जो सैनिक थे उन सभी सैनिकों को उसने व्यापारियों का रूप प्रदान किया और ये सभी व्यापारी अपने अस्त्र शस्त्र से बैलगाड़ियों में बैठ करके नहीं देवगिरी के लिए रवाना हुए। देवगिरी राज्य पर जब ये पहुंचे, रास्ते में इनको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि ये व्यापारी हैं और व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। और जब राजधानी में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ में पहुंचा तो उसने देवगिरी के अंदर जिस तरीके का नरसंहार किया, यहाँ के तत्कालीन शासक रामचंद्र देव ने उसके आगे अपनी अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसे इतना धन दिया, और उस धन को लेकर के नहीं, जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिया गया धन को देखने के पश्चात यहीं से उसके मस्तिष्क में कई विचार उत्पन्न होने लगे। कहते हैं कि उसने अपने सलाहकार आईने उल मुल्क के साथ में विचार विमर्श किया और यहीं से उसके मन में एक उत्कंठा जागृत हुई। वो सोचने लगा दिल्ली के सुल्तान बनने की। इस बात की सूचना जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को लगी कि बिना उसकी अनुमति के अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का विजयी अभियान किया है, तो बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। उसने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए उसे तुरंत आदेश दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो कि धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो जानता था कि सुल्तान उसके इस कार्य से खुश नहीं बल्कि नाराज होगा। इसने उसने अपना एक दूत भेज करके ये संदेशा भेज दिया कि वो अपना जो लूटा हुआ माल है और जो धन उसे देवगिरी राज्य से प्राप्त हुआ है, उस धन के साथ में सुल्तान से मिलना चाहता है। यहाँ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जो उदारवादी नीति है, वो उदारवादी नीति ही उसके पतन का एक कारण भी बनती है। कहते हैं कि अपने भतीजे की चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर वो शीघ्र आ गया और वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी के समीप जब अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात और जलालुद्दीन खिलजी की मुलाकात हुई तो उसी समय उसके पास में जो सैनिक थे उन सैनिकों को भी हथियार डलवा दिए गए, ये कहकर के नहीं कि एक सुल्तान अपने भतीजे और अपने दामाद से मिलने के लिए जा रहा है तो सैनिकों की क्या आवश्यकता है। सुल्तान ने भी अपने हथियार डाल दिए और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पहुंचने के पश्चात जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को गले लगाया और इसी दरमियान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो दो विश्वस्त सैनिक थे उन सैनिकों को उसने इशारा किया और उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का सर धड़ से अलग कर दिया और सर धड़ से अलग करने के पश्चात उसके सर को भाले में टांग कर कड़ा व माणिकपुर की सड़कों पर दिखाया गया। इस बात की सूचना जब दिल्ली में लगी तो दिल्ली के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के जो समर्थक सरदार थे वो अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हुए और वो अपने सुल्तान की हत्या का बदला लेने की सोचने लगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक कुशल राजनीतिज्ञ था, एक कुशल नेतृत्व करता था, वो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करना जानता था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का इल्म था कि यदि वो दिल्ली में अब पहुंचता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से विद्रोह हो सकता है। वो भी कई महीनों तक दिल्ली नहीं पहुंचा और उसने पहले उन अमीर सरदारों की जानकारी हासिल की जो उसके विरोध में खड़े हैं। जैसा कि बर्नी लिखता है कि जितने भी जलाली अमीर सरदार थे जो कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या
का बदला लेने की सोच रहे थे, उन सभी के पास में अलाउद्दीन खिलजी ने इतना सोना भेजा कि ये जलाली अमीर सरदार अपने सुल्तान की हत्या का बदला लेने भूल गए। कहते हैं कि उसने उस सोने के नीचे इन अमीर सरदारों को एक तरीके से दबा दिया। जो कल तक विश्वस्त थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के, और जो अलाउद्दीन खिलजी से अपने सुल्तान की हत्या का बदला लेना चाहते थे, इन सभी के पास में जब सोना पहुंचा तो उस धन से वो पूरी तरीके से दब गए और वो अलाउद्दीन खिलजी के समर्थक बन गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरीके से 1296 में दिल्ली के तख्त को प्राप्त किया और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।